चलो, so students, this is the last class of our topic set up and carry forward of losses. So before winding up today's class and all the topics, मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग पूरे टॉपिक्स को अपने स्टडी मटेरियल से भी रेफर कर ले कि हमारा स्टडी मटेरियल में देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ लिया था। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। दिस इज बेसिकली इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर सेम हेड ऑफ इनकम, जिसको हम लोग इंट्रा हेड कहते हैं। इंटर सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हेड ऑफ एनी सोर्स falling under any head of income is a loss. The assessee shall be entitled to have the amount of such loss set off against his income from any other source under the same head. तो assessee set off कर सकता है under the same head. Exceptions आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था यहाँ पर स्पेकुलेशन लॉस। एक्सेप्शन आपने पढ़ा था, एक्सेप्शन में आपने क्या पढ़ा था? स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम प्रॉफिट, ठीक है। फिर एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ और इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। मैंने आपको बताया था रेस हॉर्सेस के लिए भी हम लोग जो है वो सेटअप नहीं करने देते, ठीक है। फिर तीसरा आपने पढ़ा था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आई होप आप लोगों को याद होगा कि कैपिटल गेन में दो सब हेड्स आते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप फ्रॉम बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों से सेटअप हो सकता है। फिर हमने एक और आप लोगों को क्लास में बताया था एनी लॉस सब्सटेन फ्रॉम अ सोर्स द इनकम ऑफ विच इज एक्सेम्प्ट। कैसी ऐसा सोर्स जिसकी इनकम एक्सेम्प्ट है, कोई ऐसा सोर्स जिसकी इनकम एक्सेम्प्ट है is not to be set off against any taxable income from any other source, ठीक है। For example, the income of an educational institute is exempt under section 1023C. The deficit of such institution cannot be set off against profit of any other business, ठीक है। Similarly, agriculture income के लिए भी यही अप्लाई करता है। फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट हम लोग जब भी करेंगे तो वेयर द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इज अ लॉस। किसी हेड ऑफ इनकम में अगर लॉस आता है, अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इज अ लॉस, ठीक है। द एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव द अमाउंट ऑफ सच लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम असेसेबल फॉर द सेम असेसमेंट ईयर अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो आपका अगर किसी हेड ऑफ इनकम में अगर लॉस आता है तो फिर एसएससी जो है उसको सेट ऑफ कर सकता है अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। एक्सेप्शन है इसमें क्या क्या? लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी हम लोग सेटअप नहीं कर सकते, याद है, क्योंकि इसका इंट्रा हेड ही नहीं कर सकते, तो फिर इसमें इंटर हेड कैसे करेंगे। फिर लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी of owning and maintaining race horses, losses from activity of owning and maintaining race horses, ये भी हम लोग नहीं कर सकते। लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन, मैंने आपको बताया पूरे कैपिटल गेन का ही लॉस जो है आप किसी और हेड से सेटअप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये निकला था हमारा कि हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेटअप करेंगे, मगर और किसी भी हेड में आप कैपिटल गेन के लॉसेस को सेटअप नहीं कर सकते। फिर लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड सैलरी। मैंने आप लोग को एक लास्ट में ये भी बताया था कि लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। पीजीबीपी के लॉस को हम लोग सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, मैंने आप लोग को ये भी बताया था, ठीक है। डिडक्शंस नॉट अलाउड फॉर डब्ल्यूआरसी। ये डब्ल्यूआरसी क्या है मैं आप लोगों को फिर से बता दूं। डब्ल्यूआरसी इज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरीज एक्सेट्रा, ठीक है। नो डिडक्शन in respect of any expenditure or allowance shall be allowed under any provisions of this act in computing the income by way of winning from lotteries, crossword puzzles and games and any other games or of any sort, or from gambling
और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर, ना ही गैमलिंग बैटिंग कुछ भी। अब आप लोग मेरे कहोगे सर गैमलिंग बैटिंग क्या इंडिया में अलाउड होता है? मैंने आपको बताया था चाहे इलीगल इनकम ही क्यों ना हो, हमारी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। चाहे इलीगल इनकम ही क्यों ना हो, हमारी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। गैमलिंग बैटिंग अदर सोर्सेस में आता है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरीज में आता है। एंड दिस ये ऐसा एक सोर्स ऑफ इनकम है, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम वेयर नो एक्सपेंडिचर इज़ अलाउड, जहाँ पर हमारा कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है। फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस, मैंने आपको बताया था जब आप किसी भी हेड ऑफ इनकम के लॉसेस को सेटअप नहीं कर पाते तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और सेटअप करते हैं नेक्स्ट ईयर में। मगर जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में सेटअप करते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर में हम लोग सेटअप सिर्फ विद इन द हेड करेंगे। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में सेटअप करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में सेटअप हम लोग सिर्फ विद इन द ईयर करते हैं, ठीक है। तो वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एनी असेसमेंट ईयर अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज लॉस एंड कैन नॉट बी सेटअप और इज फुली सेटअप अंडर सेक्शन 71, such loss shall be carried forward from house property in the subsequent assessment year. Carry forward is permissible for 8 assessment years. कितने सालों तक परमिसेबल होता है? 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच लॉस वॉज कंप्यूटेड। तो सिंपल सा फंडा है, 8 सालों तक ही हमारा जो है ये कैरी फॉरवर्ड होता है, उससे ज़्यादा हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये सिंपल सा बात है। फिर पॉइंट नंबर 3 आपका ये कहता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चाहे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी हो, कैन बी सेट ऑफ against other head of income only to the extent of ₹2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी अभी आप लोग नहीं समझोगे, सो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट राइट नाउ, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो अभी। मगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ये मैंने आप लोग को सिखाया था, चाहे सैलरी हो, चाहे पीजीबीपी हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्सेज की इनकम हो। हाउस प्रॉपर्टी का जो हमारा लॉस है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी और हेड से अगर आप सेटअप कर रहे हैं, इट कैन बी ओनली डन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। इट कैन ओनली बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। बैलेंस हाउस प्रॉपर्टी लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग ये सारी की सारी बातों को समझ चुके हैं। बिजनेस लॉस वाला फंडा हम लोग बाद में आएंगे। कल हम लोगों ने स्पेकुलेशन लॉस वाला चीज़ पढ़ा था। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स जिनमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं परचेस और सेल करने का ऑफ एनी कमोडिटी। कमोडिटी क्या चीज़ का? कमोडिटी जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों का जो भी हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, विच इज़ periodically और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज बाय देन एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कम्युनिटी और स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता, सिर्फ हम लोग भाव पर जो है स्पेकुलेट करते हैं, बाय और सेल करते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है दिस इज कैरिड आउट इन RSC। RSC का मतलब हुआ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रेस्ट हमें पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए अभी रिलेवेंट है और साथ में हमारी नॉलेज के लिए भी नेसेसरी है, ठीक है। फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ स्पेकुलेशन लॉसेस, आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक तो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस में आपने देखा था कि सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की प्रॉफिट सेटअप होगा और आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक होगा? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड कब तक होगा? कैरी फॉरवर्ड टिल नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स तक होगा, ठीक है। फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होता है। दोनों ही लॉसेस को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर्स तक। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर्स तक। मगर फिर वही बात, कैरी फॉरवर्ड जब हम लोग करेंगे फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बेसिकली अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो ध्यान रखना ये तो आगे होगा 8 असेसमेंट ईयर्स तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मगर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सिर्फ इसी से सेटअप होगा। लास्टली है हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग
रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। जी, तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, मैंने आपको ये बताया था कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का भी जो हमारा लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से ही सेट ऑफ होगा। मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग के अंदर में अगर हमें कोई लॉस होता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में अगर हमें कोई लॉस होता है, देन इट शैल बी सेट ऑफ, देन इट शैल बी सेट ऑफ only from profit of owning and maintaining race horse। यस, सो हम लोग अभी समझ रहे थे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो लॉस इसमें आप कैसे सेट ऑफ करोगे? लॉस विल बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, इसमें आपने एक बात ये समझा था। दूसरी बात आपने ये समझा था कि इसका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, इट शैल बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर 4 असेसमेंट ईयर। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 ईयर्स तक ही सिर्फ पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर एक बात और है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी एसएससी हु ओन्स एंड मेंटेन्स हॉर्सेस फॉर रनिंग इन रेस हॉर्स अपॉन विच वेगरिंग और बेटिंग, जिस पर हम लोग सट्टेबाजी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी लॉफुली मेड एंड एनी लॉस इज इनकर्ड नाइदर कैन बी क्लेम टू बी सेट अप और नॉट टू बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट ने हम लोगों को क्लैरिफाई किया है कि अगर आप रेस हॉर्स से यहाँ पर ये मतलब है, रेस हॉर्स से यहाँ पर ये मतलब है कि जिस पर वेगरिंग और बेटिंग हम लोग लॉफुली कर सकते हैं। ऐसे कुछ घोड़े जो है वो दौड़ते हैं, तो वो आपका एक प्रॉपर एक रेस कोड बना हुआ होता है, वहाँ पर दौड़ते हैं और वहाँ पर आपका जो है बैटिंग वेगरिंग लॉफुली अलाउड होता है। मतलब कानून उसको इजाज़त देता है, परमिशन देता है। उन लोगों ने परमिशन लेकर के ये सब काम किया है। मगर कहीं अगर ये काम लॉफुली अलाउड नहीं है, इफ इट इज़ नॉट लॉफुली अलाउड, देन इन सच अ केस बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, आप यहाँ पर इन लॉसेस को अलाउ ही नहीं करेंगे। जैसे सिर्फ हॉर्स रेस की बात ही नहीं है, आप लोगों ने अगर साउथ इंडियन मूवीज़ देखा होगा, सो आई हैव सीन वन साउथ इंडियन मूवी वेयर दे हैव चिकन रेस। मुर्गों की दौड़ करवाते थे वो लोग, मुर्गों की दौड़ करवाते थे। तो अब अगर मुर्गे की दौड़ अगर करवाते हैं, इफ सपोज समवन इज मेंटेनिंग अ मुर्गा, ठीक है, सो वो क्या चाहेगा, वो उसका लॉसेस को क्लेम करना चाहेगा। तो बेसिकली ऐसी चीज़ों का लॉसेस जो है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, वी आर ओनली अलाउइंग हॉर्स रेस, और वो भी वो हॉर्स रेस जो कि आपका लॉफुली किया जा सकता है, विच कैन बी डन लॉफुली। सो आई होप इट इज़ क्लियर, I hope it is clear to you। चलो, इसमें यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट फिर मुझे बताइए। वेरी फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट बट फ्यू इंपॉर्टेंट वंस आर लेफ्ट। ओके, परफेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा सिर्फ क्या टॉपिक बच गया है, ठीक है, अब हमारा बच गया है एक टॉपिक, नॉर्मल बिजनेस लॉस। और इसी नॉर्मल बिजनेस लॉस में एक और कैटेगरी है जो कि आपका आता है, जिसको मैंने अलग से कवर अप नहीं किया था। नाउ आई एम गोइंग टू कवर बिजनेस अंडर सेक्शन 35A D।
और दूसरा अदर बिजनेस। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारा नॉर्मल बिजनेस लॉस दो कैटेगरीज में मैंने बांटा है। एक मैंने बांटा है बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, एक मैंने बांटा है नॉर्मल बिजनेस लॉस को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक मैंने बांटा है बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD और दूसरा मैंने बांटा है अदर बिजनेस। दो कैटेगरीज में हमने अपने नॉर्मल बिजनेस लॉस को बांटा है। एक बांटा है बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD और एक आपने बांटा है अदर बिजनेस। बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD के अंदर में क्या आता है? बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD के अंदर में आता है बिजनेस एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये 35AD की पूरा एक कैटेगरी है जिसमें बिजनेस को अलग अलग बिजनेसेस को लिस्ट आउट किया गया कि कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है और इनका टैक्सेशन स्टूडेंट्स एकदम डिफरेंट वे में होता है। इनका 35AD के अंदर में जो बिजनेसेस आते ना हैं उनकी टैक्सेबिलिटी एकदम अलग तरीके से लगती है। उनके ऊपर में टैक्स की एकदम अलग प्रोविजंस अप्लाई करते हैं, या कह सकते हैं आप लोग कि उनको टैक्स में बहुत छूट मिलता है, बहुत सहूलियत मिलती है। जैसे किसी बिजनेस को टैक्स में सहूलियत देने से क्या फ़ायदा होगा ये समझो कि अगर वो बिजनेस 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से उसको 30 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर वो बिजनेस जो है अगर वो 100 रुपये कमा रहा है उसको 30 रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ा तो उसके पास में 30 रुपया सेव हो जाएगा और फिर वो फर्दर बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एसेंशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिए। ऐसे बिजनेसेस जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एसेंशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। और कैसे सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है बाय गिविंग देम एडिक्वेट रिबेट्स, एडिक्वेट काइंड ऑफ रिबेट्स एंड टैक्सेशन। सो बेसिकली एक और कैटेगरी है आपका बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD ये आपके इसमें कौन कौन से बिजनेसेस लिस्ट आउट होते हैं? बिजनेसेस एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये आपके होते हैं 10-12 नाम हैं। विल नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ, ठीक है। हम उन नाम्स के ऊपर में डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनका सिर्फ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का ही नियम समझेंगे। अच्छा, मैंने कहीं पर भी इन स्पेशल बिजनेसेस के लिए 35AD वाले बिजनेसेस के लिए अभी तक कोई भी बात नहीं किया है, तो मैं पूरी 35AD वाले बिजनेसेस के लिए बात अभी अलग से करने जा रहा हूँ क्योंकि इट वॉज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। तो मैंने इसको ऊपर में कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया था, तो मैं अब यहाँ पर इंक्लूड करने जा रहा हूँ बिजनेस अंडर सेक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। अब इसमें समझिएगा, इसमें हमारा क्या करेंगे हम लोग। ऐसे बिजनेसेस के लिए पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की। मैंने इसके लिए कहीं पर भी अभी तक अलग से बात नहीं किया था, मैं अभी इन सब के लिए अलग से बात करूंगा। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एंड व्हाट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट विद इन द सेम हेड? तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। However, loss of business from 135AD business can be set off from other business under
सेक्शन 35A(D). इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आपका जो है अलाउड नहीं होता, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आपका जो है अलाउड नहीं होता। हाउएवर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस of business from 135AD business can be set up from other business under section 35AD। कहने का क्या मतलब हुआ, सपोज करो मेरा एक बिजनेस है होटल का और दूसरा बिजनेस है मेरा हॉस्पिटल का। मेरे दो बिजनेसेस हैं, एक है होटल का और एक है हॉस्पिटल का। होटल के बिजनेस में लॉस हो रहा है, होटल के बिजनेस में लॉस हो रहा है और हॉस्पिटल के बिजनेस में इनकम हो रहा है। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, होटल के बिजनेस में लॉस हो रहा है, हॉस्पिटल के बिजनेस में इनकम हो रहा है। कैन आई सेट ऑफ दैट, क्या हम लोग आपस में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। मगर अगर होटल के बिजनेस में लॉस हो रहा है और कोचिंग के बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या हम उसको सेट ऑफ कर सकते? नहीं, हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, होटल के बिजनेस का लॉस हम लोग हॉस्पिटल के बिजनेस से सेटअप कर सकते हैं। सर क्यों, काहे को, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 35AD का ही होटल का बिजनेस है और 35AD में ही हॉस्पिटल का बिजनेस भी आता है। तो एक 35AD का लॉस दूसरे 35AD के बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। मगर अगर मैंने कहा कि मेरा होटल का बिजनेस 35AD में आता है, मेरा कोचिंग का बिजनेस 35AD में नहीं आता है, तो होटल के बिजनेस का लॉस कभी भी कोचिंग के बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सर क्या कोचिंग का लॉस आपके होटल के बिजनेस की इनकम सेटअप हो जाएगा? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया यस हो जाएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया यस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे कोचिंग का लॉस जो है हमारे हॉस्पिटल के बिजनेस से सेटअप हो जाता है। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होता है। हाउएवर लॉस ऑफ बिजनेस फ्रॉम 135AD बिजनेस कैन बी सेटअप फ्रॉम अदर बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज राइट यस नो, प्लीज राइट यस नो टू कंफर्म। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ कि क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होगा? जिसका इंट्रा हेड ही नहीं अलाउड है, क्या उसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होगा? बोलो। Nitya, my voice is clear. I'm quite sure my voice is clear. I'm quite sure my voice is clear. And मैं अब उतना ऑडिबल तरीके से बोल रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग जो है एक बार अपने इंटरनेट को चेक करें। अगर बीच बीच में रहते ही रहते आती है और फिर चली जाती है, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर आवर एंड। आप लोग एक बार अपना इंटरनेट जरूर से चेक कर लें। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से मेरे से पूछा क्या था। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मैं फिर से समझा देता हूँ, अंडर सेक्शन 35AD अलाउड नहीं है। हम 35AD के बिजनेस के लॉस को किसी दूसरे बिजनेस के इनकम सेटअप नहीं कर सकते। हम 35AD के बिजनेस के लॉस को किसी दूसरे बिजनेस इनकम सेटअप नहीं कर सकते। हालांकि एक 35AD के बिजनेस के लॉस को आप दूसरे 35AD के बिजनेस की इनकम सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा दो बिजनेस है, एक होटल का है और एक मेरा जो है हॉस्पिटल का है। होटल के बिजनेस में मुझे लॉस होता है, हॉस्पिटल के बिजनेस में मुझे इनकम होता है। होटल में लॉस, हॉस्पिटल में इनकम। क्या मैं होटल के लॉस को हॉस्पिटल की इनकम सेटअप कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। मगर मेरा दो बिजनेस है, एक होटल का है 35AD में और एक कोचिंग का है अदर देन 35AD। एक होटल का है अंडर सेक्शन 35AD और एक कोचिंग का है अदर देन 35AD। क्या मैं इस होटल के बिजनेस के लॉस को अपने कोचिंग के बिजनेस के इनकम से सेटअप कर सकता हूँ? नो, नहीं कर सकता। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। I hope now it is very clear. चलिए परफेक्ट। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटर हेड एडजस्टमेंट पर। क्या हम लोग इंटर हेड एडजस्टमेंट हमें अलाउड होगा? क्या हमें इंटर हेड एडजस्टमेंट हमें अलाउड होगा? टेल मी, क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट हमें अलाउड होगा? आप ही लोग बताओ, क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होगा? जिसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं, क्या उसके लिए इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होगा? प्लीज रिवर्ट स्टूडेंट्स। नॉट अलाउड, वेरी गुड।
बहुत ही आराम से समझिएगा, नॉट अलाउड। ठीक है, फिर आगे समझिएगा, अगर हम लोग बात करें किसकी, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस की अगर हम लोग आगे बात करें, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस की, तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के अंदर में ध्यान समझिए क्या होगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के अंदर में कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। कब तक के लिए? इनडेफिनेटली। प्लीज ध्यान समझिएगा, कैरी फॉरवर्ड क्या अलाउड होता है? यस, कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब यहां पर ये हुआ n नंबर ऑफ ईयर्स तक, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा 35 AD का लॉस तब तक अलाउड होता है। 35 AD के लॉस सबसे बढ़िया लॉस में से एक होता है आपका, जब तक ये लॉस एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल, अरे जब तक ये लॉस खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक 35 AD का लॉस जो है आपको अलाउड होगा। इट इज़ अलाउड इनडेफिनेटली, इट इज़ अलाउड इनडेफिनेटली। हालांकि हाउएवर loss of 35 AD business can only be satisfied from other business under section 35AD। तो कैरी फॉरवर्ड हमें अलाउड होता है इनडेफिनेटली, हाउएवर लॉस अंडर सेक्शन 35 AD बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, कोई बिजनेस जो कि 35 AD के अंदर में आता है, कैन ओनली बी सेट ऑफ, सेटिस्फाइड नहीं, कैन ओनली बी सेट ऑफ, सेटिस्फाइड लिख दिया, कैन ओनली बी सेट ऑफ, सेटअप कर सकते हैं फ्रॉम अदर बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। मतलब एक 35 AD के बिजनेस के लॉस को आप दूसरे 35 AD के बिजनेस से ही सेटअप करोगे, किसी और से नहीं। तो अगले साल अगर होटल में मुझे प्रॉफिट आ गया तो सेटअप कर लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो हॉस्पिटल सेटअप कर लेंगे, किसी और से सेटअप कर लेंगे, मगर सेटअप सिर्फ और सिर्फ किससे करोगे? सेटअप करोगे सिर्फ और सिर्फ 35 AD से ही, किसी और से आप सेटअप नहीं करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, सर क्या हॉस्पिटल का लॉस अगले साल हॉस्पिटल के इनकम सेटअप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हॉस्पिटल का लॉस अगले साल हॉस्पिटल के इनकम सेटअप हो सकता है, या होटल के इनकम से हो सकता है, या किसी भी और 35 AD में आने वाले बिजनेस से हो सकता है, मगर किसी और नॉर्मल बिजनेस से हो सकता है ना, किसी और नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो सकता। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। I hope this fund is clear to everyone. तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड हुआ indefinitely, however loss under section 35 AD business can only be set up from other business under section 35 AD. This point is clear to everyone. फिर हम लोग आगे आते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बार आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। Any loss computed in respect of any specified business referred to in section 35 AD. Any loss computed in respect to a specified business referred to in section 35 AD shall not be set off except against profit and gains if any of any other specified business. So एक specified business का loss दूसरे specified business के profit और gain से ही set up होगा. Wherefore any assessment year any loss computed in respect of specified business referred to in subsection 1 has not been wholly set off. जहाँ पर it has not been wholly set off नहीं हो पाया, ठीक है. So much of the loss as is not so set off or the whole loss where the assessee has no income from any other specified business shall subject to
द अदर पर्सन ऑफ दिस चैप्टर बी कैरिड फॉरवर्ड, आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करोगे टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, आप उसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू दी फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। अच्छा, यहाँ पर कब तक, टिल व्हेन आपको नहीं लिखा हुआ, तो फिर टिल इनडेफिनेटली कुछ लिखा हुआ है आपको, जैसे ऊपर में देखो आपको लिखा हुआ था टिल 8 ईयर्स, टिल 4 ईयर्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर होगा टिल इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। इट सेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एसेसिबल फॉर दैट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो इट सेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम accessible for that assessment year, and if the loss cannot be wholly so set off, अगर फिर अगले साल होगा, फिर आप उसको सेटअप करोगे और फिर भी नहीं हो पाया तो फिर टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर खुद ही लिख दिया है मैंने, वहाँ पर टिल इंडेफिनेटली थोड़ा सा जल्दी लिख दिया, यहाँ पर आपको देखो खुद ही स्पेसिफाइड है मेरे नोट्स में कि भैया आप पहले तो उस असेसमेंट ईयर में सेटअप करो, अगर नहीं हो पाया तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करो और फिर से सेटअप करने की कोशिश करो, अगर फिर भी नहीं हो पाया तो फिर उसके फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में सेटअप करो एंड सो ऑन करके आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। तो मेरे हिसाब से ये फंडा क्लियर है सभी को। कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस बाय स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस बाय स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इज 35 AD क्लियर? प्लीज टाइप 35 AD अगर क्लियर हो गया हो तो फिर please type 35 AD students so that I am sure that it is clear to you, and then we can move to the last part. अच्छा, पॉइंट टू कुछ नहीं था अभिषेक। पॉइंट टू आपका सिंपल कहता है इफ द लॉस कैन नॉट बी होली सो सेट ऑफ, मतलब जो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में हम लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, अगर फिर भी नहीं हो पाता है देन कह रहा है फिर अगली असेसमेंट ईयर में लेकर के जाओ एंड सो ऑन करके लेकर के जाते रहो। कब तक लेकर के इसको कैरी फॉरवर्ड करना है ये नहीं स्पेसिफाइड है, इसका मतलब है आप इसको कब तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, इसको आप इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, इसको आप कब तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, इसको आप इनडेफिनेट पीरियड तक इसको आप जो है कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। बार बार एक ही क्वेश्चन, हॉस्पिटल का लॉस हॉस्पिटल से सेटअप कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर पे। आई हैव सेड दिस राइट अवे राइट बिफोर दिस पॉइंट, यस कर सकते हैं। हॉस्पिटल का लॉस हॉस्पिटल के इनकम से अगले साल के हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। आई हैव आंसर्ड बिफोर एज वेल सेम क्वेश्चन बाय सेम पर्सन, यस कर सकते हैं। Is it clear to you, Atulya Pandey? Is it clear to you, Atulya? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नॉर्मल बिजनेस, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू हेयर टॉक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बिजनेस। अब ध्यान से देखिएगा ये नॉर्मल बिजनेस में होता क्या है। जैसे इनकम टैक्स में अभी हम लोगों ने पीजीबीपी का चैप्टर को कवर अप नहीं किया है, मगर मैं आपको बताऊं नॉर्मल बिजनेस के केस में आप क्या करते हो, आप निकालते हो पहले इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रिसिएशन। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, आप निकालते हो नॉर्मल बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रिसिएशन और उसमें से आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन। सो अब यहां पर आता है आपका इनकम एज पर
इनकम टैक्स आफ्टर डेप्रीसिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रीसिएशन था मेरा, लेट्स से मेरा था 6 लाख, मेरा डेप्रीसिएशन आया 2 लाख, तो अब मेरा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन हो गया मेरा 4 लाख रुपए का। इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रीसिएशन था मेरा 6 लाख, डेप्रीसिएशन माइनस किया, माइनस में से 2 लाख, तो फिर मेरा आ गया इनकम एज पर इनकम टैक्स आफ्टर डेप्रीसिएशन आ गया कितना, आफ्टर डेप्रीसिएशन आ गया मेरा 4 लाख। और इसी पर हम लोग बेसिकली अपना जो है टैक्स पे करते हैं, यही हमारा पीजीबीपी इनकम में इंक्लूड होता है। हमारी पीजीबीपी इनकम कितनी कहलाती है, हमारी पीजीबीपी इनकम 4 लाख की कहलाती है। इज इट क्लियर? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारी पीजीबीपी की इनकम कितनी कहलाती है, हमारी पीजीबीपी इनकम 4 लाख रुपए कहलाती है। बट बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बट सपोज अगर हमारा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट है बट सपोज अगर हमारा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट है 1 लाख, हमारा डेप्रीसिएशन है अगर 2 लाख, हमारा डेप्रीसिएशन है अगर 2 लाख, ठीक है, तो फिर आपका इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन हो जाएगा 1 लाख माइनस, राइट? यही होगा। सपोज करो मेरा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रीसिएशन 1 लाख, मैंने उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस किया 2 लाख, तो मेरा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ऐसा ही होगा, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं। बट बेसिकली ध्यान समझिएगा, यहाँ पर यही बट ट्विस्ट है, हम लोग ऐसा इनकम टैक्स में नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा इनकम टैक्स में नहीं करेंगे। हम लोग करते कैसे करके ध्यान समझिएगा, हमारा इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रीसिएशन मैंने कहा है 1 लाख, मैंने कहा इसमें से लेस करो डेप्रीसिएशन कितने का, 1 लाख। सर टोटल तो था, टोटल डेप्रीसिएशन तो था आपका 2 लाख, कितना माइनस किया आपने सर, 1 लाख। अभी यहाँ पर जो आपकी पीजीबीपी इनकम आएगी, ये आएगी आपकी कुछ नहीं, निल, ठीक है। और आप यहाँ पर कहोगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, और ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन आपका कितना आएगा, दिस विल कम 1 लाख। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग very important concept in funda. Many students who even though complete set of carry forward chapter but do not know how to compute the income and all, so वो लोग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी को भी नहीं रहती है। तो प्लीज़ ध्यान समझिएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए अपने दिमाग में। आपकी इनकम अगर बिफोर इनकम टैक्स, आपका जो है इनकम अगर इनकम टैक्स में बिफोर डेप्रीसिएशन 2 लाख का है, 4 लाख जैसे यहाँ पर था 6 लाख का है, उसने उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस किया 2 लाख का, तो फिर आपका इनकम आ गया एज पर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन आ गया 4 लाख रुपए का। ठीक है, ये तो आपका पीजीबीपी इनकम हो गया। बट मैंने कहा सपोज करिए अगर इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन आपका आ गया 1 लाख, डेप्रीसिएशन माइनस किया 2 लाख, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डेप्रीसिएशन आया 1 लाख रुपए का माइनस में, इनकम एज पर इनकम टैक्स आफ्टर डेप्रीसिएशन आया 1 लाख रुपए का माइनस में। ठीक है, अब ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं है। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग डूइंग,
हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एक्चुअली कैसा करते हैं, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर डेप्रीसिएशन 1 लाख है, हमारा टोटल डेप्रीसिएशन तो 2 लाख का था, हमारा टोटल डेप्रीसिएशन तो 2 लाख का था, इसमें से आप डेप्रीसिएशन घटाओगे बस 1 लाख का, तो आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी नील, आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी नील। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया आपका, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया आपका 2 लाख माइनस 1 लाख का। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया आपका कितना, 2 लाख माइनस 1 लाख का 1 लाख। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया 2 लाख माइनस 1 लाख का 1 लाख। सर अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? जैसे आप अगर समझो, जो मैंने आपको पहले करके दिखाया और जो मैंने आपको बाद में करके दिखाया, दोनों में क्या अंतर है? पहले वाले केस में मेरा बिजनेस लॉस आ रहा था 1 लाख रुपए का आफ्टर डेप्रीसिएशन। पहले वाले एग्जांपल में मेरा बिजनेस लॉस आ रहा था, मेरा बिजनेस लॉस आ रहा था आफ्टर डेप्रीसिएशन कितना, 1 लाख रुपए का। और दूसरे वाले केस में मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ रहा है कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब इन दोनों में ध्यान समझना, इन दोनों पॉइंट्स में ध्यान समझना, इन दोनों पॉइंट्स में बहुत अंतर है। हम बिजनेस लॉस आफ्टर डेप्रीसिएशन कंप्यूट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ निकालेंगे, हम यहाँ पर अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। प्लीज़ मेरे फंडे को समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर क्या कहा, आप सिर्फ उतना ही डेप्रीसिएशन घटाओगे, आप सिर्फ उतना ही डेप्रीसिएशन घटाओगे जितना आपका बिजनेस इनकम होगा। अभी भी अगर आप डेप्रीसिएशन आपके पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है, दैट वुड बी कॉल्ड एज अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम डेप्रीसिएशन अपने पीजीबीपी की इनकम में, अपने बिजनेस इनकम में कितना तक घटाते हैं, टू दी एक्सटेंट ऑफ आर बिजनेस इनकम। हम अपना डेप्रीसिएशन सिर्फ बिजनेस इनकम तक का ही घटाते हैं, हम पूरा नहीं घटाते हैं। क्यों नहीं घटाते पूरा का पूरा? क्योंकि आपका यहाँ पर बिजनेस लॉस आफ्टर डेप्रीसिएशन नहीं आना चाहिए, आप उसको एक अलग कैटेगरी में रखोगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। मैं आप लोगों को इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉस। सर क्या कह रहे हो, लॉस भी इंपॉर्टेंट होता है? यस, मैंने आप लोग को पहले बताता, लॉसेस आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बहुत से लोग लॉसेस से क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी टैक्स की सेविंग करते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट मैटर। बट इनकम टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारे को इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन में अलग से बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया गया है। हमको इनकम टैक्स में टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया गया है। सो अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया आपका ₹1 लाख का, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आ गया आपका ₹1 लाख का। I hope that fund is clear to you. बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें किसी को? तो फिर बताइए। ईसा, अभिषेक, नंदिनी, चौरसिया, स्नेहा मिश्रा, अंजलि, नित्या, नमन श्रीवास्तव, ये जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, क्या ये फंड आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोग आगे की बात करें। क्या ये फंडा समझ में आ रहा है? फिर हम लोग आगे की बात करें। चल, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ मैंने क्या बात आप लोग को सिखाया। मैंने आप लोग को ये बात सिखाया कि डेप्रीसिएशन shall be deducted from business income
only to the extent of business income, जितना तक आपका बिजनेस इनकम है, ठीक है। डेप्रीसिएशन कैन नॉट रिजल्ट इन बिजनेस लॉस, दिस इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम लोग जो बात पढ़ रहे हैं दैट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रीसिएशन कैन नॉट रिजल्ट इन बिजनेस लॉस, दिस इज एज पर व्हाट, दिस इज एज पर योर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। द अनएब्सॉर्ब्ड पार्ट ऑफ depreciation is called unabsorbed depreciation. So I think it is clear, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, एक और एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। क्या, सपोज करिए अगर मेरा बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रीसिएशन है 2 लाख रुपए का लॉस और मुझे डेप्रीसिएशन भी है 2 लाख रुपए का, तो टोटल मेरा बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन ये तो हो गया 4 लाख रुपए का लॉस। बताओ हाँ या ना। मेरा बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रीसिएशन है 2 लाख रुपए का लॉस, मैंने इसमें से 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन और माइनस किया, तो मेरा बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन हो गया टोटल 4 लाख रुपए का लॉस। एक बार फिर से मैं बता दूंगा, हरिओम, आप प्लीज़ यहाँ पर अभी कंसंट्रेट करिए। मैंने कहा मेरा बिजनेस इनकम है बिफोर डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए का लॉस, मैंने उसमें से डेप्रीसिएशन घटाया 2 लाख रुपए का, ये भी लॉस है, तो मेरा बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन हो गया 4 लाख रुपए का। मगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे कि मेरा बिजनेस लॉस है मेरा बिजनेस लॉस है 2 लाख रुपए का और मेरा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है 2 लाख रुपए का। प्लीज़ ध्यान समझिए, मैंने कहा मेरा बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए का था, मेरा डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए का था। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो फिर मेरा बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन आता है 4 लाख रुपए का। अब मैं यहाँ पर ऐसे इनकम टैक्स में प्रेजेंट नहीं करते, हम लोग यहाँ पर ऐसे इनकम टैक्स में प्रेजेंट नहीं करते। हम लोग यहाँ पर कहेंगे हमारा बिजनेस लॉस है 2 लाख रुपए का और हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है 2 लाख रुपए का। आई होप इट इज क्लियर। इसके पहले जो फंडा मैंने समझाया था वो भी आप लोग को यही समझाया था कि सपोज करिए मेरी बिजनेस की इनकम है 1 लाख रुपए की, मेरा डेप्रीसिएशन है 2 लाख रुपए का, तो आप डेप्रीसिएशन अपने इनकम में से सिर्फ 1 लाख रुपए का ही घटाना, जो 1 लाख रुपए बच जाएगा वो होगा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए का, वो होगा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए का। आप इसको कहोगे अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपीस। बिजनेस इनकम है हमारी बिफोर डेप्रीसिएशन है 2 लाख, लेस किया हम लोगों ने डेप्रीसिएशन 2 लाख, तो फिर आपका इनकम आफ्टर डेप्रेशन आ रहा है 4 लाख। आप ऐसे इनकम टैक्स में प्रेजेंट नहीं करेंगे, मैं फिर से बता दूं, आप अलग से लिखोगे बिजनेस लॉस 2 लाख, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन 2 लाख। इज दिस फंडा क्लियर टू एवरीवन? अभी मेरे को जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज़ एक बार में यस नो बोलेगा, साथ में समझाएगा।
अभिषेक इज सेइंग डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अभिषेक, इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट, मेरी बात को फिर से ध्यान समझिएगा। हम लोग बिजनेस इनकम निकाले, उसमें डेप्रीसिएशन को पहले नहीं घटाए। अब डेप्रीसिएशन हम सिर्फ कितना घटाएंगे, हम डेप्रीसिएशन सिर्फ उतना ही घटाएंगे जितना हमारी बिजनेस इनकम है। मैंने कहा, मैंने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपना बिजनेस इनकम निकाला, मेरी बिजनेस इनकम आ रही है 1 लाख रुपए, मेरा डेप्रीसिएशन आ रहा है 2 लाख रुपए, तो मेरी इनकम 1 लाख है, मेरा डेप्रीसिएशन 2 लाख है, तो हम 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन को 1 लाख रुपए के बिजनेस इनकम से नहीं घटाएंगे, हम 1 लाख रुपए के बिजनेस इनकम में से 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन घटाएंगे ताकि हमारी टोटल बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन निल हो जाए। ठीक है, जो 1 लाख रुपए का मेरा अभी भी डेप्रीसिएशन बच गया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। आई होप इट इज क्लियर। वैसे ही करके मैंने आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिया, जब मैंने कहा मेरी बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए की, मेरा डेप्रीसिएशन, बिजनेस इनकम मेरी 2 लाख रुपए का लॉस है और मेरा को डेप्रीसिएशन भी 2 लाख रुपए का है। अब हम यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस लॉस है 2 लाख रुपए का, अब हम उसमें से डेप्रीसिएशन नहीं घटा सकते, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर बिजनेस लॉस अलग से कहेंगे 2 लाख और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन अलग से कहेंगे 2 लाख। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, इट इज दैट मच सिंपल। अब क्यों नहीं समझ में आ रहा मेरे को ये बताओ। अरे सिद्धार्थ, डू यू स्टिल वांट मी टू रिपीट? Siddharth, do you still want me to repeat? इट इज वेरी सिंपल। आप डेप्रीसिएशन को सबसे आखिरी में घटाते हैं, प्लीज मेरी बात को समझना। आप डेप्रीसिएशन को सबसे आखिरी में घटाओगे, पहले पूरा बिजनेस इनकम निकाल लो। कैसे निकालोगे, उसमें रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस को माइनस करके पूरा बिजनेस इनकम निकाल लो। अब जब आपने अपना बिजनेस इनकम निकाल लिया, अब देखो अगर इनकम 1 लाख है, डेप्रीसिएशन 2 लाख है, तो फिर ये नहीं कि पूरा का पूरा घटा लिए। 1 लाख की इनकम 1 लाख का ही डेप्रीसिएशन घटाओ, 2 लाख का डेप्रीसिएशन नहीं घटा सकते। ठीक है, 1 लाख की इनकम में से 1 लाख रुपए का आपने डेप्रीसिएशन घटा दिया। मगर अगर मैंने कहा कि अगर मेरे पास में 2 लाख रुपए का बिजनेस का लॉस है और 2 लाख रुपए का मेरे ऊपर में डेप्रीसिएशन भी है, तो अब हम बिजनेस लॉस को अलग से बोलेंगे 2 लाख और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को अलग से बोलेंगे 2 लाख। ये दोनों का, अब ध्यान समझिएगा, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका अलग होगा, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका अलग होगा हमारा, और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका हमारा डिफरेंट है। प्लीज ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सर डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से निकालेंगे इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन हरिओम, इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डेप्रीसिएशन हरिओम। प्लीज डोंट टेक अस इनटू अनदर डायरेक्शन, दैट इज व्हाट यू ऑलवेज डू। प्लीज डोंट टेक अस इनटू अनदर डायरेक्शन। कैसे कैसे डेप्रीसिएशन निकालेंगे, डेप्रीसिएशन निकालना मैंने किसी को नहीं सिखाया, अभी मैंने ये तक नहीं सिखाया कि आप बिजनेस इनकम कैसे करके निकालोगे। सो डोंट टेक अस टू अनदर डायरेक्शन। बिजनेस लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, ध्यान समझिए, बिजनेस लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। आई वुड रिक्वेस्ट वंस मोर टू ऑल ऑफ यू, एक चीज़ आप लोग समझिएगा ध्यान से, अगर आपने पहले से कहीं पर भी टैक्स वैक्स पढ़ा है और अगर थोड़ी बहुत अगर जानकारी रखते हैं, थोड़ी बहुत ही जानकारी रखते हैं, वो अपना ज्ञान अपना अलग रख करके आया करिए। मेरी टैक्स क्लासेस में जब आप लोग बटा करिए तो मेरे साथ में मेरे ज्ञान पर ध्यान दिया करिए। अपना जो अलग से जो कि टैक्स का ज्ञान है आप लोग प्लीज़ उसको अलग से छोड़ करके आया करिए, अदरवाइज इट इज़ ओनली गोइंग टू कन्फ्यूज यू एंड ऑल एंड टुगेदर the full class. ठीक है, so please don't come up with your knowledge that you already have, come up blank minded. business loss unabsorbed depreciation, इन दोनों का हमारा कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका एकदम डिफरेंट है, ध्यान समझिएगा। बिजनेस लॉस हम लोग क्या करते हैं, दिस इज कैरिड फॉरवर्ड फॉर ओनली 8 years. Business loss is carried forward only for 8 years, जबकि unabsorbed depreciation is carried forward indefinitely. ठीक है, business loss is carried forward
ओनली फॉर 8 ईयर्स। बिजनेस लॉस इज कैरिड फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 ईयर्स। सिर्फ कितने सालों तक हम लोग अपने बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं? सिर्फ 8 सालों तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को हम लोग कब तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं? दिस इज कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। दिस इज कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। सो कैरी फॉरवर्ड में हमारा क्या नियम रहता है? बिजनेस लॉसेस 8 ईयर्स, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। बिजनेस लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 ईयर्स, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। क्या मतलब हुआ? अब ध्यान समझना कैसे हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए इस बार मेरा बिजनेस लॉस है ईयर 1, मैंने कहा ईयर 1 मेरा बिजनेस लॉस है 1 लाख रुपए का। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ईयर 2 की बात कर लेते हैं जल्दी से। ईयर 2 मेरा ईयर 2 में बिजनेस इनकम है, बहुत ध्यान से देखिएगा वरना बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, 4 लाख रुपए का। मेरा डेप्रीसिएशन है 3.5 लाख रुपए का। कुछ ऐसा फंडा है। ईयर 3 पर भी हम लोग आ जाएंगे अभी। ईयर 1 मेरा बिजनेस लॉस है 1 लाख रुपए का, मेरा डेप्रीसिएशन है ईयर 1 का 2 लाख रुपए का। ईयर 2 के भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, मेरे पास में बिजनेस इनकम है 4 लाख रुपए का और मेरे पास में डेप्रीसिएशन है 3.5 लाख रुपए का। अब ध्यान से देखना हम लोग कैसे कर काम करेंगे। प्लीज लिसन केयरफुली हियर। सॉल्यूशन सुनिएगा। ईयर 1 के लिए आप कहोगे, आपके पास में आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करोगे 2 चीज़ों को। एक तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने बिजनेस लॉस को। कितने बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे? 1 लाख रुपए के आप अपने बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। आप अपने अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को भी कैरी फॉरवर्ड करोगे और ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन आप कितना कैरी फॉरवर्ड करोगे? ये भी आपका हो गया 2 लाख रुपए का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये 2 चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ईयर में अपने कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्यों? बिजनेस लॉस अलग, ध्यान समझना, बिजनेस लॉस अलग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन अलग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिजनेस लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए का अलग से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को हम लोग सेपरेटली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिजनेस लॉस अलग, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन अलग। अब ईयर 2 में आते हैं। ईयर 2 में प्लीज़ ध्यान समझिएगा। ईयर 2 में सबसे पहले आपने देखा बिजनेस इनकम। ये जो बिजनेस इनकम आपको दिया हुआ है ऑब्वियसली इट्स गिवन बिफोर डेप्रीसिएशन। बिजनेस इनकम जो कि हमको दिया हुआ है इट्स गिवन बिफोर डेप्रीसिएशन। कितने का? 4 लाख रुपए का। इसमें से हमने माइनस किया डेप्रीसिएशन कितने का? 3.5 लाख रुपए का। दिस डेप्रीसिएशन इज ऑफ करेंट ईयर। दिस डेप्रीसिएशन इज ऑफ करेंट ईयर 3.5 लाख रुपए का। तो फिर अब ये 50,000 रुपये आ गया हमारा। ये आ गया हमारा बिजनेस इनकम। ये आ गया हमारा बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन। कितना? 50,000 रुपया। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने इस साल की बिजनेस इनकम थी 4 लाख रुपए की, मैंने इस साल का डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस कर दिया। मेरा बिजनेस इनकम आया आफ्टर डेप्रीसिएशन 50,000 रुपये। अब ध्यान समझिए,
मेरे पास में दो चीजें कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रही है, दो चीजें कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रही है। एक तो मेरे पास में बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है और एक मेरे पास में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, मेरे पास में दो चीजें कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रही है, एक तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है और एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है 2 लाख रुपए का। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में जब सेटअप करेंगे इन चीजों का, तो आप बताओ आप पहले किसको सेटअप करना चाहोगे, आप पहले किसको खत्म करना चाहोगे? दो लॉसेस हैं, प्लीज समझना बात को। मेरे पास में दो लॉस है, एक बिजनेस लॉस है, एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बिजनेस लॉस है 1 लाख रुपए का, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का। पहले किसको इस 50,000 रुपए में से खपाएं यूज करने के लिए? मान्या पाटिल सिंह बिजनेस लॉस, व्हाट अबाउट अदर्स? सब रिप्लाई करिए, ईसा विदिशा बाकी सब लोग भी इंगेज होइए। नित्या जी आप भी रिप्लाई करिए। एवरीवन ट्राई टू रिवर्ट। ओके परफेक्ट। क्यों बिजनेस लॉस आप लोगों का आंसर था? सर क्योंकि बिजनेस लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सिर्फ 8 सालों तक। कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सिर्फ 8 सालों तक। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर सेकेंड ईयर में भी अपने कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस को घटा देंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस को घटा देंगे। कितने कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस को आप घटा दोगे? 50,000 रुपए के। तो अब आपके पास में यहाँ पर नेट बिजनेस इनकम कितना बचा, ये बताओ मेरे को। नेट बिजनेस इनकम मेरे पास में कितना बचा? मेरे पास में नेट बिजनेस इनकम बचा निल, कुछ भी नहीं बचा। नेट बिजनेस इनकम मेरा हो गया कितना? नेट बिजनेस इनकम मेरा हो गया निल। प्लीज मेरी बात को ध्यान समझिएगा। हमने बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन निकाला जो कि अर्थ हमारा 4 लाख रुपया, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया 3.5 लाख रुपया। तो बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन आया मेरा 50,000 रुपये। उसमें से आपने कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस को आपने घटाया 50,000 रुपये के। अभी आपका नेट बिजनेस इनकम आ गया निल। मगर दो चीजें अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, दो चीजें अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। आपका एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बिजनेस लॉस, कितने का? 50,000 रुपए का। और आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, और ये भी कितने का है? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, ये भी है 2 लाख रुपए का। तो दो चीजें अभी भी मेरी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। एक तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मेरा बिजनेस लॉस 50,000 रुपए का, और एक मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का। ये जो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बिजनेस लॉस, क्योंकि 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, तो अभी आगे और कितने ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा? जो मेरा बिजनेस लॉस है, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, तो दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 7 ईयर्स मोर। सिर्फ 7 सालों तक, और 7 सालों तक और ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपका इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होता है और इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल, रिसेंट ईयर में हमारा प्रॉफिट 0 हो गया। बिल्कुल अभिषेक, रिसेंट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट है ईयर 2 का, वो भी आपका प्रॉफिट कितना हो गया? वो आपका 0 हो गया।
चलो परफेक्ट परफेक्ट। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ईयर 2 में हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा। ईयर 2 में हमारे पास में जब बिजनेस इनकम थी, ध्यान समझिएगा, ईयर 2 में जब मेरे पास में बिजनेस इनकम थी तो फिर हमने क्या चीज़ सीखा, ध्यान समझिएगा। ईयर 2 में जब मेरे पास में बिजनेस इनकम थी तो फिर उससे मैंने सेट ऑफ किया, और पता है क्या, जो मेरा प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ था, वो कुछ ऐसा था। क्या? पहले मैंने सेट ऑफ किया करेंट ईयर का अपना डेप्रीसिएशन, फिर मैंने सेट ऑफ किया बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और अगर मेरे पास में प्रॉफिट बचता जो कि नहीं बचा था, अगर मेरे पास में प्रॉफिट बचता जो कि नहीं बचा था, अगर बचता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहां पर सेट ऑफ करते, किसको सेट ऑफ करते, बॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा दैट आई एम टीचिंग यू। हमारी जो बिजनेस इनकम है, फिर समझिएगा, हम जो बिजनेस इनकम निकालते हैं दैट इज बिफोर डेप्रीसिएशन, हम जो बिजनेस इनकम निकालते हैं दैट इज बिफोर डेप्रीसिएशन। और उस बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रीसिएशन में आप क्या चीज़ों को सेट ऑफ करोगे, पहले करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस करना, फिर उसमें से बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को माइनस करना, मतलब जो पिछले सालों का जो बिजनेस लॉस है उसको सेट ऑफ करना। फिर भी अगर प्रॉफिट बचा हुआ है तो क्या करोगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, बॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन को आप सेट ऑफ करोगे। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। प्लीज टाइप यस नो। बिजनेस इनकम कैसे सेट ऑफ होगा ये क्लियर हो गया हो तो। अच्छा विदिशा, व्हाट अबाउट यू? अतुल्या, आप लोग भी रिवर्ट किया करिए। इज इट नेसेसरी दैट मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूं पर्सनली, तभी आप लोग अपने आप को हाँ या ना बोलेंगे? चलिए ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था। इनकम टैक्स में तीन चीजें का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। इनकम टैक्स में तीन चीजों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। ये चीजें क्या क्या है ध्यान समझिएगा। एक तो है मेरा डेप्रीसिएशन, दूसरा है मेरा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और तीसरा है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। प्लीज लिसन प्रॉपरली। Depreciation, expenditure on scientific research and capital expenditure on family planning. Depreciation, expenditure on scientific research and capital expenditure on family planning. Three things are there जिनका इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। नाउ डेप्रीसिएशन तो अपने लोग समझते हैं, साइंटिफिक रिसर्च समझ लो। जब हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं या उससे जुड़ा हुआ हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। जैसे आज की डेट में आप लोग सुनते होंगे कि कोई वैक्सीन या कुछ ऐसे चीज़ों के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। सो बेसिकली दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, हम कोई नया प्रोडक्ट कुछ भी नया लॉन्च करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं फैमिली प्लानिंग की ऑफ एम्प्लॉयज, अपनी नहीं एम्प्लॉयज की, ठीक है। ये भी एक पार्ट आता है एक्सपेंडिचर। हर एम्प्लॉयर मतलब कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ के फैमिली प्लानिंग के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक्सपेंडिचर करते हैं। ये एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। कुछ एम्प्लॉयर्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक्सपेंडिचर करते हैं, और ये एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है रेवेन्यू। तो हम लोग यहाँ पर कैसे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने कहा डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये तीनों एक ही जैसे हैं। ऑल थ्री आर सेम, ये तीनों एक ही जैसे हैं, सेम ट्रीटमेंट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप जो बिजनेस इनकम निकालते हैं, प्लीज़ ध्यान समझिएगा, आप जो बिजनेस इनकम निकालते हैं वो आप निकालेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, आप जो बिजनेस इनकम निकालेंगे उसमें से 3 खर्चों को मत घटाइएगा। मैंने एक ही खर्चे पर फोकस करके पहले आप लोग को पढ़ाया था, अब उसमें मुझे सिर्फ 2 और खर्चों को ऐड करके बताना है। आप 3 खर्चों को बिना घटाए बिना अपनी बिजनेस इनकम पहले कंप्यूट करेंगे। ये 3 खर्चे क्या है, ये 3 खर्चे हैं डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये 3 खर्चों को घटाए बिना हम लोग पहले अपना बिजनेस इनकम निकालेंगे। जैसे आपको आता है, अरे कैसे निकालते हो, क्रेडिट इनकम डेबिट एक्सपेंसेस, ऐसे ही करके ना निकालते हो, इसमें कर लेना, क्रेडिट इनकम डेबिट एक्सपेंसेस करके निकाल लेंगे। अभी हम लोग निकालना नहीं सीख रहे हैं, तभी सिर्फ बहुत से मन में आप लोगों के सवाल आते रहते हैं, इनकम कैसे निकलेगा। इनकम सिंपल, इनकम आपका रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया, मगर रेवेन्यू में से एक्सपेंस में 3 चीज़ों को मत माइनस करना। क्या क्या, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। इन तीनों को माइनस मत करना। इन तीनों को माइनस करने के पहले अपना बिजनेस इनकम निकाल लेना। अगर बिजनेस इनकम इतना हो कि ये तीनों के तीनों घट जाए, मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च और करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो तीनों को घटा लेना। फिर अगर इनकम बचे तो फिर उसमें से बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना। उसमें से किसको एडजस्ट करोगे, उसमें से एडजस्ट करोगे बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को, और फिर उसमें से आप एडजस्ट करेंगे बॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, बॉट फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड बॉट फॉरवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, business loss other than speculation loss which is not set up under subsection shall be carried forward and set up only against the income under the head PGBP in the subsequent assessment year. Okay, perfect. No loss shall be carried forward under this section for more than 8 assessment year. आप 8 सालों से ज़्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ सेटअप कैसे कैरी करोगे ये देखना ध्यान से। तो यहाँ पर आपका जो प्रायोरिटी ऑफ सेटअप होगा, करंट ईयर का इन तीनों में इंटरचेंजेबल अलाउड है। ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, इसमें कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल है। क्या क्या, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और डेप्रिसिएशन। ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल है। मैं फिर से बता दूं, इसमें आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप किसको घटाएंगे, तो ये 1 2 3 ये आपस में इंटरचेंजेबल, ओके। फिर आप घटाओगे बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को, और फिर आप घटाओगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग और अनएब्सॉर्ब्ड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगेन ये तीनों भी आपस में क्या हो गए, ये तीनों भी आपस में इंटरचेंजेबल हो गए। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन।
अब ये मेरे को बताइए क्या ये सब कुछ समझ में आ गया। और हाँ, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और डेप्रीसिएशन, ये तीनों आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनडेफिनेटली। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो फिर मुझे बताएं जल्दी से। चलिए, we have completed our exhaustive discussion on setup and carry forward of losses. From Tuesday, there will be no class on Saturday, Sunday, Monday. From Tuesday, we'll start up with another interesting chapter, that is clubbing of income. ये चैप्टर के जो नोट्स नहीं किसी बच्चे को मिले हैं, विल फॉरवर्ड दैट टू अ ग्रुप। चलो, बाय बाय, टेक केयर।